Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn regulation of respiration in this ninth part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. Guys, तुमने कभी ये सोचा है, कभी तुम ठंडे जगह में जाते हो, फिर गर्म जगह में जाते हो, फिर भी तुम्हारी रेस्पिरेशन रेट मेंटेन क्यों रहती है? यस क्योंकि हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन एंड मॉडरेट करने की अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी टिश्यू को जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मेंटेन कर लेती है। तो ये दो मीन्स से कंट्रोल होती है, एक न्यूरल कंट्रोल से, एक केमिकल कंट्रोल से। सो चलो देखते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue and this is done by the neural system। मैंने बताया दो सिस्टम से मेंटेन एंड मॉडरेट होती है, एक न्यूरल सिस्टम, एक केमिकल सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम के भी दो सेंटर होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एक होते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज सेंटर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। देखो मेडुला क्या होता है, पोन्स क्या होता है, ये आप जब पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ोगे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो उसके पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इसलिए वरी मत होना, अभी बस थोड़ा लर्न कर लो। तो ये स्पेशलाइज सेंटर है जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में। इसका सबसे मेन काम है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। विच रेगुलेशन? रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, मीन्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये रेगुलेट कैसे करता है? बाय द न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। बॉडी को जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूरॉन्स के थ्रू मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसके दो ग्रुप होते हैं, इसके भी दो ग्रुप हैं, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट यू हैव टू नो। ओके, सो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मतलब वो आप नाम से ही जान रहे हो कि ये मेडुला, क्योंकि मैंने अभी बताया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है, मेडुला में है, और इसी के दो ग्रुप हैं, तो मतलब ये मेडुला के वेंट्रल साइड होगा। और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप नाम से ही लग रहा है, मतलब ये डोर्सल साइड होगा। तो लोकेशन इसका वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला, इसका डोर्सल साइड ऑफ मेडुला। ये कब वर्क करता है? जब हमें रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट की इन्हांसमेंट में ज़रूरत होती है, मतलब इन्हांस रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट में ये वर्क करता है। ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप तब वर्क करता है जब हमें नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन की ज़रूरत होती है, मतलब जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वर्क करता है। ठीक है, अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है? देखो ये नाम से ही पता है कि न्यूमो, ठीक है, पी आ रहा है, और ये पी से ही, पी रीजन में ही रहता है, मतलब पोन्स रीजन में ये पाया जाता है। पोन्स क्या है मैंने बता दिया, ब्रेन जब पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो पी से ही इसका नाम भी स्टार्ट हो रहा है और ये उसी रीजन में रहता है, मतलब पोन्स रीजन में। ठीक है, तो इट इज सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। और इसका एक वर्क है, ये क्या करता है, देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करने में हेल्प करता है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसलिए मैंने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आगे लिखा है एंड उसके बाद में न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिखा है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या करता है, देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फर्स्ट में लिखा है मैंने, ये सेकेंड आता है। फर्स्ट कैसे आ जाता है? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसे नोट्स लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके फंक्शन को मॉडरेट कर देता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इससे याद कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या होता है, जो न्यूरॉन्स मैंने बताया, ये जो भी वर्क कर रहा है ये न्यूरॉन्स के थ्रू करता है। यहाँ भी न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरल सिग्नल आता है फ्रॉम दिस सेंटर, और वो इसका मेन वर्क क्या होता है? रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब ये इंस्पिरेशन का रेट को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट में अल्टर हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को मिलाकर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इंस्पिरेशन का रेट जो है, अपना टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इससे क्या होगा, अल्टर हो जाएगा रेस्पिरेटरी रेट। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो इसे, स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन का स्विच ऑफ पॉइंट है, स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये था न्यूरल कंट्रोल। और अब केमिकल कंट्रोल देखते हैं। केमिकल कंट्रोल में दो सेंटर होते हैं, सेंट्रल केमोरिसेप्टर एंड द पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। ठीक है, तो सेंट्रल केमोरिसेप्टर ये बुक में नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, बट वो लाइन लिखा है, लेकिन मैंने बता दिया कि किस में आता है। तो ये होता है सेंट्रल केमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। तो सेंट्रल केमोरिसेप्टर में जो एनसीईआरटी में लिखा है, ए केमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। ये रिदम सेंटर के देखो एडजेसेंट में रहता है, और मैंने रिदम सेंटर बताया था आपको कहाँ पर है, वो मेडुला में। तो इसका मतलब ये भी मेडुला में हुआ, क्योंकि उसके जस्ट एडजेसेंट में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो सेंट्रल केमो रिसेप्टर है, केमो सेंसिटिव एरिया, ये हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन से। देखो CO2 और हाइड्रोजन आयंस एक जैसा है, मैंने आपको पहले का सारा वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। जब भी CO2 इंक्रीज होगा मतलब हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो देखो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस, ये सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन से। तो जब भी हमारे रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग और बॉडी टिश्यू में जब भी CO2 और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाता है तो वो एक्टिवेट करता है इस सेंटर को, किसको, केमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट करता है। और वो क्या करता है, वो सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। क्यों? क्योंकि वो उसी के बगल में तो प्रेजेंट है, एडजेसेंट रीजन में प्रेजेंट है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है भाई अब तुम काम संभाल लो, मेरा यहाँ तक काम खत्म हो गया। तो अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, ये नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, ताकि जो ये सब्सटेंसेस जो CO2 और हाइड्रोजन आयन से एक्सेस हो गए हैं वो एलिमिनेट हो सके। तो मीन्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। ये NCERT का लाइन है। नाउ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर में दो चीज़ें आई, एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी को बुक में ऐसे नहीं लिखा है, बुक में लिखा है रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द aortic arch and carotid artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen ion concentration। ये NCERT का लाइन है। बट देखो उसने रिसेप्टर्स तो लिख दिया लेकिन रिसेप्टर का नाम नहीं दिया, और कभी कभी क्वेश्चन जहाँ पर वो छोड़ता वहीं से आता है। तो एओर्टिक आर्च का जो रिसेप्टर है वो होता है एओर्टिक बॉडी, एंड जो कैरोटिड आर्टरी का रिसेप्टर है उसका होता है कैरोटिड बॉडी। ठीक है, तो आप समझ जाओ रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। मतलब ये भी और ये भी दोनों एक जैसा है, CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को रिकॉग्नाइज ये भी कर सकता है। अब ये क्या करता है, ये भी जब हाई अमाउंट में CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हो जाता है तो ये सेंड करता है नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। ये भी किसको भेजता था, रिदम सेंटर को। तो ये भी रिदम सेंटर को भेजता है फॉर रीमेडियल एक्शन। यहाँ पर रीमेडियल एक्शन NCERT में लिखा है, लेकिन रीमेडियल एक्शन का मतलब क्या हुआ, मीन्स वो क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। एक और चीज़ जो बुक में नहीं लिखा है, ये सेंसिटिव होता है लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन ब्लड से। ठीक है, जब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हमारे ब्लड में लो हो जाती है तब ये जो हमारा न्यूमोटैक्सिक नहीं सॉरी ये जो एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी है वो सेंसिटिव हो जाता है। अब ये इसका तो रिलेशन इसी से CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन से। अब समझ जाओ कि अगर O2 कम होगा तो मतलब CO2 ज़्यादा हो रहा है, और CO2 ज़्यादा हो रहा है मतलब हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स वो एसिडिक हो रहा है। फिर वो क्या करेगा, यही सेंड करेगा रिदम सेंटर को सिग्नल, और रिदम सेंटर क्या करेगा, रीमेडियल एक्शन करेगा, मतलब रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है गाइस, और एक जो NCERT का लाइन है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अभी हम लोगों ने देखा CO2 और हाइड्रोजन आयन का गेम बहुत चल रहा था, मीन्स O2 का हमने गेम नहीं देखा। तो इससे कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन का रोल है रेगुलेट करने में रेस्पिरेटरी रिदम को, वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, क्वाइट लो है। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज़, जब आपको फीवर होता है तो ये आपने हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, जब फीवर होता है तो हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो भी क्या करता है, वो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को अफेक्ट करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करता है। कैसे, देखो द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेशन रेट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। वेन एवर टेम्परेचर इंक्रीज, जब आपको फीवर हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ब्लड प्रेशर गोज हाई। ओके, सिंपल। तो उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर बिकम्स मोर एक्टिवेटेड। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो तो एक्टिवेट रहता ही है, लेकिन वो अपने से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, बिकम्स मोर एक्टिवेटेड एंड इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, और रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है गाइस, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, आप सोच रहे हो एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी होता क्या है। तो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, बट क्या होता है मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एओर्टिक आर्च इज द कर्व्ड पोर्शन between ascending and descending portion of the aorta which gives rise to the left carotid and left subclavian arteries। ठीक है, अब लेफ्ट कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज क्या है, तो सबक्लेवियन आर्टरीज भी दो टाइप का होता है, लेफ्ट एंड द राइट। ये क्या करता है, ब्लड पहुंचाता है आर्म्स को। ठीक है, और जो कैरोटिड आर्टरी है वो ब्लड पहुंचाता है ब्रेन को। ठीक है, तो बस मैंने इतना बताना था। अब कुछ टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाती है। हिपोक्सिया क्या होता है, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू में जब लो ऑक्सीजन सप्लाई होती है तब उसे कहते हैं हिपोक्सिया। एस्फिक्सिया क्या होता है, जब सफोकेशन होता है ड्यू टू हाई CO2, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में कम होती है तो हमें सफोकेशन सा फील होता है, जिसको कहते हैं एस्फिक्सिया। ठीक है, अब देखो गाइस, हमने तो पढ़ा कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, उसी तरह होता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कार्बो ऑक्सी एंड कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन में, लेकिन कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंड
हीमोग्लोबिन के साथ। यहाँ पर 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कंफ्यूज मत होना कार्बो एमिनो और कार्बोक्सी में, ठीक है। कार्बोक्सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है, मोनोऑक्स पढ़ने से भी लग रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्स, ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, डिसोसिएशन कर्व जो होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो फीटल हीमोग्लोबिन का एज कंपेयर टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन मोर लेफ्ट साइड रहता है। मतलब क्या होता है कि फीटल और हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में हायर एफिनिटी होती है ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द एडल्ट हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग की कैपेसिटी फीटल हीमोग्लोबिन में ज़्यादा होती है, ठीक है। इट कैन कैरी 30% मोर ऑक्सीजन देन द मेटरनल हीमोग्लोबिन, ठीक है, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। इसलिए जब देखो ये ग्राफ तो पता है कि ये सिग्मोइड कर्व होता है, तो जब आपको पता करना होगा कि ये हो गया मान लो एडल्ट का, ठीक है, सॉरी, ये ग्राफ हो गया सिग्मोइड कर्व और ये हो गया हमारा एडल्ट का, तो ये याद रखना कि ये और भी लेफ्ट होगा फीटल का, ठीक है। फीटल का एज कंपेयर टू एडल्ट और लेफ्ट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैरी 30% मोर ऑक्सीजन ये कैरी कर सकता है। सो गाइस मैंने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा दिया। और हाँ गाइस, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिसऑर्डर्स, वो ऑलरेडी कवर्ड है इन द कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। यू कैन चेक इट फ्रॉम इट्स प्लेलिस्ट and I am also sharing here link, you can refer it. Finally, this chapter is completed from my side. If you have any query, you can comment me, okay. So guys, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.